नमस्कार दर्शकों, नवंबर का महीना यानी पर्व त्योहारों का महीना, दीपावली, भाई दूज और साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व। आज 4 दिवसीय छठ महापर्व का खरना का दिन। आप सभी दर्शकों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वागत आपका आपके फेवरेट कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। और जब कार्यक्रम की बात करते हैं ना, तो जो हमारा सांस्कृतिक सौंदर्य है, जो हमारी संस्कृति है, उससे जुड़े हुए हैं हमारे ये पर्व त्योहार भी। और जब हम संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के महत्व से भला कैसे इनकार कर सकते हैं। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, शिक्षा हमारा कौशल बढ़ाती है और साथ ही शिक्षा हमें आर्थिक रूप से सक्षम भी करती है, क्योंकि ये हमारे लिए लेकर आती है रोजगार की संभावनाएं भी। तो आज के कार्यक्रम बिहार बिहान में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई और साथ ही सैन्य क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, इस पर भी बहुत सारी जानकारियां आज हमारे पास है। पर दर्शकों, जब वातावरण में इतनी शुभता है तो क्यों नहीं इस शुभ वचनों के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो ये वक्त है आपको दिखाने का आज का अनमोल वचन। आइए नजर डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद। और अब बातें रोजगार से जुड़ी हुई। आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जीवन यापन के लिए, अर्थोपार्जन के लिए रोजगार का होना बेहद आवश्यक है। हम शिक्षा भी ग्रहण करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है अपने ज्ञान को बढ़ाना और साथ ही अच्छे रोजगार को पाना भी। कुछ ऐसे रोजगार भी हैं हमारे पास जिनमें न सिर्फ हम अर्थोपार्जन करते हैं बल्कि हमें एक बहुत बड़ा मौका भी मिलता है, और वो मौका है देश सेवा का। जी, मैं बात कर रही हूँ सैन्य क्षेत्र में रोजगार की। बहुत सारे ऐसे अवसर उपलब्ध हैं जहां आप सेना के क्षेत्र में ज्वाइन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और साथ ही देश सेवा भी कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक सॉफ्ट स्टोरी, सैन्य क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। भारतीय सशस्त्र बल सेवा देशभक्ति और देश की मिश्रित संस्कृति के आदर्शों का प्रतीक है। रक्षा क्षेत्र को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित करियर में से एक माना जाता है। ऐसे युवा जिनमें जोश, साहस और चुनौतियों का सामना करने का जज्बा है, उनके लिए रक्षा क्षेत्र से बेहतर विकल्प दूसरा कोई नहीं है। वास्तव में युवाओं के लिए सेना के विभिन्न पदों पर भर्ती होना गौरव की बात होती है। हमारे सैनिक देश की आन, बान और शान के प्रतीक हैं और सैनिक बनकर नौकरी करना एक जुनून की तरह है। भारतीय सेना का मुख्य उद्देश्य देश को बाहरी खतरों और हमलों से बचाकर राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त यह आपदा प्रबंधन, मानवतावादी सहायता और आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। इसकी 7 कमांड है और यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र बलों में से एक है। आज भारतीय सेना में 12 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। इसमें शामिल होने के लिए भारत के सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म एवं समुदाय के हों, आवेदन कर सकते हैं। दक्षता परीक्षा के उपरांत शारीरिक और चिकित्सीय मापदंड को पूरा करने वाले अभ्यर्थी को इसमें शामिल कर लिया जाता है। भारतीय सेना में करियर कई क्षेत्रों में है, जैसे थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इंजीनियरिंग और आईटी सेवा, चिकित्सीय सेवा और शिक्षा आदि। भारतीय सेना में उच्च पदों से लेकर सामान्य सैनिक तक कई तरह के पदों के लिए रिक्तियां निकलती हैं और इसके लिए कई स्तर पर परीक्षा का आयोजन भी किया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से अधिकारियों की भर्ती होती है। इसके अलावा
एसएससी द्वारा भी अस्थायी कमीशन अधिकारियों की भर्ती होती है। सेना में भर्ती के लिए एनसीसी भी विभिन्न स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन करती है। भारतीय सैनिक बल में सबसे अधिक बहाली थल सेना, वायुसेना, नौसेना में होती है। इसके अलावा भारतीय तट रक्षक बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, असम राइफल्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में भी बड़े पैमाने पर बहाली होती है। इन सैन्य बल में अधिकारियों से लेकर 9 तक की नियुक्ति अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत की जाती है। अवकाश प्राप्त करने के उपरांत भी इन सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में वरीयता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। पूर्व सैनिक निजी सुरक्षा एजेंसियों में शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक या प्रशिक्षक बनकर कॉरपोरेट क्षेत्र में, राज्य पुलिस बल सहित बहुत सारे क्षेत्र में सफल करियर बना सकते हैं। सैन्य सेवाओं में नौकरी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। सेना, नौसेना और वायुसेना में अनुबंधों की स्थिरता पर और पेंशन योजनाएं इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं। सैन्य सेवा के दौरान व्यक्ति नेतृत्व कौशल, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। यह व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें तकनीकी और प्रशासनिक कौशल विकसित करने का भी सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। सैनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर न केवल देश की सेवा करने का एक माध्यम है, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास और करियर निर्माण के लिए भी अनुकूल है। इसके माध्यम से युवा न केवल अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय न केवल चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह गर्व और आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। युवाओं को इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और देश की सुरक्षा और विकास में योगदान देना चाहिए। आपने देखी हमारी ये सॉफ्ट स्टोरी, सैन्य क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम रोज़गार पाना चाहते हैं, उस ओर उन्मुख होते हैं, तो हमारे पास सवाल ये होता है कि हम किस क्षेत्र का चयन करें। और यहाँ बहुत अहम हो जाता है सैन्य क्षेत्र में कैसे अवसर उपलब्ध हैं, उनकी जानकारी का होना। और इसके लिए हमने कार्यक्रम में आज आमंत्रित किया है हमारे आज के पहले मेहमान श्री राम नरेश प्रसाद जी को। आपको बताते चलूँ कि आप रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं और आपने आर्मी में बहुत साल सेवाएं भी दी हैं। आइए स्वागत करिए हमारे आज के पहले मेहमान श्री राम नरेश प्रसाद जी का। सर अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में, बेहद अभिनंदन। आपको भी बहुत हर्ष की बात है कि हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से आज कार्यक्रम में हो रही है जिन्हें मौका मिला है सेना में काम करने का। हम सब के लिए गर्व की बात, क्योंकि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारी सेना हमारी सीमाओं पर खड़ी है। तो सबसे पहले तो इसका धन्यवाद आपको। और साथ ही अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत ही अहम विषय पर हम बात कर रहे हैं। सेना का जो क्षेत्र है वहाँ कई तरह के, कई स्तर में जो रोजगार हैं उसकी संभावनाएँ हैं। ऑफिसर्स ग्रेड में भी है, इसके अलावा नॉन ऑफिसर्स ग्रेड में भी सेवाएं हम दे सकते हैं। कई कैटेगरीज़ हैं इसमें। तो मैं चाहूँगी कि शुरुआत हम यहीं से करें कि अगर कोई सैन्य क्षेत्र को ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे कैसे अवसर उपलब्ध हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रण किया है इस सब्जेक्ट पे बातें करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कमीशन्ड ऑफिसर्स की बात करूँगा। आर्मी में किस तरह से यूपीएससी के थ्रू हमें कमीशन लेना है उसके बारे में बात करें। यहाँ पे 2 तरह की वैकेंसी उपलब्ध हैं। एक तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के थ्रू और दूसरा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है एनडीए के थ्रू जाने का वो 10+2 है। एज 17 ईयर्स होता है इसमें। और हर साल यूपीएससी के थ्रू इसमें वैकेंसी जाती है और ये साल में 2 बार होता है, 1 जुलाई और 1 जनवरी को। तो उसके लिए ऑलरेडी पहले नोटिफिकेशन निकलता है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो है
उसमें अप्लाई करना होता है। तो एनडीए का जैसा कि बताया मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10+2 है। आप रिटन एग्ज़ाम देंगे, रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद फिर जो है ना आपको एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाना होगा। वहाँ पे जो है कम से कम 9 जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी में जाने के लिए वहाँ पे वो कम से कम 7-8 तरह का वहाँ पे टेस्ट होता है, जिसमें ग्रुप टास्क ऑफिसर्स का होता है, दूसरा स्क्रीनिंग, फर्स्ट में तो स्क्रीनिंग होता है, फिर जो है ग्रुप टास्क का होता है, फिर सबसे फाइनल इंटरव्यू होता है। जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद मेडिकल किया जाता है। मेडिकल में आप सक्सेस हो जाते हैं तो फिर एक मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट में आप कंप्लीट कर जाते हैं। उसके बाद फिर जो है अगर एयरफोर्स के लिए आपने पहले से चुना है तो वो जो है एयरफोर्स एकेडमी में के लिए जो है ना जाएंगे, वो बंगलौर में ट्रेनिंग होती है। आर्मी के लिए अगर आपने किया है तो वो जो है एनडीए के थ्रू जाएंगे देहरादून। हाँ, लेकिन इसके पहले एक चीज़ और है, जो 10+2 करके जाएंगे उनको ग्रेजुएशन भी करना होता है। तो ये सब काम आर्मी की तरफ से होता है और ये ग्रेजुएशन करने के बाद फिर जो है एनडीए देहरादून जाना होगा आर्मी पर्सन्स के लिए। तो नेक्स्ट जी बताएं। जी, नेक्स्ट जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू, इसको सीडीएस बोलते हैं। इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है। ये किसी से भी हो सकते हैं बीएससी, बीकॉम, बीए, किसी भी उससे हो सकते हैं और वो अप्लाई करेंगे। तो इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन यही होता है। उसके बाद इनको भी यूपीएससी के थ्रू सेम प्रोसीजर है, एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होते हैं, यानी रिटन एग्ज़ाम में आप सक्सेसफुल होते हैं तो फिर आपको एसएसबी जाना है, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट होगा। तो ये जो है ना डायरेक्ट कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए जो कि यूपीएससी के थ्रू जाते हैं। नेक्स्ट नॉन यूपीएससी, वो जो है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन, जैसे इंजीनियरिंग, जैसे मेडिकल साइड से, जैसे वेटनरी साइड से। तो इनका क्या है कि डिपार्टमेंटल वैकेंसी जाती है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। अकॉर्डिंगली वहाँ पे वो इनको देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई कमी है क्या है। फिर सब कुछ सारा ठीक हो जाने के बाद फिर एसएसबी के लिए उनको जो है बुलाते हैं। एसएसबी में सक्सेसफुल होने के बाद वही मेडिकल और फिर वही होता है। तो ये ऑफिसर्स के लिए कैटेगरी है। दूसरा, जब जवान के रूप में भर्ती होता है आदमी सेना में, तो वहाँ से भी आप ऑफिसर बन सकते हैं। इनको परमानेंट कमीशन बोलते हैं। उसके बाद पीसी कमीशन भी बोलते हैं। परमानेंट कमीशन हो गया, पीसी कमीशन हो गया, और इस तरह से शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज़्यादातर जो है मेडिकल से जाते हैं, वेटनरी से जाते हैं, इंजीनियरिंग से जाते हैं। तो इसमें क्या है कि 14 ईयर सर्विस करने के बाद इनको एक जो है ना मौका दिया जाता है। उसके बाद कुछ एक टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर जो है ना अकॉर्डिंगली उनको परमानेंट कर दिया जाता है। अच्छा जी, तो ये प्रक्रिया होती है अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन से जाते हैं। जी। तो आपने बताया कि किस तरीके से ऑफिसर्स ग्रेड में भी जो इच्छुक व्यक्ति है वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो सिपाही ग्रेड में भी अगर ज्वाइन करना चाहें, जवान ग्रेड में भी ज्वाइन करना चाहें, तो वहाँ भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी महिलाओं से जुड़ा हुआ, महिलाओं के लिए सेना में कितने अवसर उपलब्ध हैं और वो कहाँ कहाँ जा सकती हैं? महिलाओं के लिए बहुत स्कोप है और बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। अब उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पहले इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, अब जो है ना ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल के लिए एनडी के थ्रू महिलाएं भी जा सकती हैं, सीडीएस के थ्रू महिलाएं भी जा सकती हैं, और मेडिकल में तो पहले से ही महिलाएं जा रही हैं। हमारे आर्मी में सिग्नल डिपार्टमेंट है, उसमें भी जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट है, गोला बारूद का डिपार्टमेंट, उसमें भी जा सकते हैं। ये सब वैकेंसी नए ईएमई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स होता है, उसमें भी जा सकती हैं। तो ये सब सेम जो है ना, जिस तरह से पुरुषों के लिए है वैसे ही महिलाओं के लिए भी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, सेम प्रोसेस से इनको गुजरना होता है और उनको जो है
इस तरह से महिलाएं भी जा सकती हैं। और बाकी मेडिकल में जाती हैं तो मेडिकल में भी बहुत अच्छा जो है ना, उसके बाद नर्सिंग में भी जा सकती हैं। नर्सिंग में भी बहुत अच्छा जो है ना उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी, तो यानी महिलाओं के लिए भी उसी तरीके से बहुत सारे अवसर मौजूद हैं अगर सेना को ज्वाइन करना चाहती हैं। और सबसे अहम बात कि इस तरह के रोजगार में कहीं ना कहीं आपको आत्मिक सुख भी मिलता है कि मुझे मौका मिला है देश सेवा का। और सबसे बड़ी सेवा है अगर आप देश सेवा में ज्वाइन करते हैं और आपको मौका मिलता है सेना में काम करने का। ये बहुत लोगों की हार्दिक इच्छा भी होती है कि मुझे मौका मिले ताकि मैं सैन्य क्षेत्र में रोजगार के लिए जाऊं, पर तैयारी भी उतनी ही करनी होती है। जी, तो जो तैयारी की प्रक्रिया है, चूँकि आपने बाकायदा इसमें काम किया है, लंबा अनुभव है, तो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि अगर उनकी इच्छा है सैन्य क्षेत्र में जाने की, तैयारी कैसे करनी चाहिए? इसके तैयारी के लिए तो जब ही आप जो है 12 कर चुके हैं या 12 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप पहले से ही जो है तैयारी आपको, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस में आ गया, ये सब करना है। हिस्ट्री वगैरह से कनेक्टेड चीज़ों को भी तैयारी करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड चीज़ें हैं, वही चीज़ों की तैयारी करनी है। और ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट को टच करके वो किया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैथ्स वगैरह का ज़्यादा जो है ना, इसमें क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, सेना में ज़्यादातर आपको इंजीनियरिंग तो है ही है, साथ में आप जो है इन्फेंट्री में जाएँ, कहीं भी जाएँ, हर जगह इंजीनियरिंग है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में जाए, वहाँ भी इंजीनियरिंग है, क्योंकि हर जगह गोला बारूद से संबंधित काम के लिए आपको तैयार किया जाता है। और बहुत बड़ी बात ये भी होती है कि आपको बहुत शीघ्रता से डिसीज़न भी लेना पड़ता है। साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेना से जुड़ी हुई, तो मेडिकल का पक्ष भी बहुत अहम स्थान रखता है। और दर्शकों, मैंने खास ये बात इसलिए आपसे कही क्योंकि अभी वक्त है आपको योग विहान दिखाने का, और वहाँ स्वास्थ्य अहम स्थान रखता है। अगर आप सेना में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तब भी आपका स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, तभी तो आप अच्छी तरह से अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट योग बिहान और जानते हैं योग करना कितना ज़रूरी है और कौन सा आसन आप अपने सुबह में शामिल कर सकते हैं। देखते हैं योग बिहान। हलासन, इसके पूर्व में, जिसे हम पूर्व हलासन भी कहते हैं, उसको भी हम आसान तरीके से करेंगे। वैसे तो ये सारे आसन देखने में काफ़ी मुश्किल लगते हैं, मगर आप जब मेरे साथ कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा काफ़ी आसान हो गया है। बिल्कुल शरीर को एक सीध में रखना है, दोनों हाथों को कमर के पास इस तरह स्थिर रखेंगे और इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाना है और यहाँ से मोड़ेंगे। पर ध्यान ये रखना है, सावधानी ये रखनी कि कमर नहीं उठाना है, कमर को इसी तरह ज़मीन से टिका के रखेंगे और जितना संभव हो रोकेंगे। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएंगे। अब इसको श्वास के साथ श्वास लेते हुए जाएंगे, जितना संभव हो मोड़ेंगे। इसे पूर्व हलासन कहा जाता है। फिर पैर नीचे हवा में ही 5 से 10 बार इसको करेंगे धीरे धीरे। फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधे हवा में ही, फिर श्वास लेते हुए पैरों को मोड़ेंगे। ध्यान ये रखना है पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, घुटने भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए। फिर रुकेंगे, एक बार और श्वास लेते हुए पैरों को जितना संभव हो मोड़ेंगे, रोक के रखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए अब पैरों को आराम से नीचे रख देंगे। कुछ देर सामान्य श्वास, शरीर को शांत और स्थिर करना है। उसके बाद हम लोग हलासन और पश्चिमोत्तानासन, जो कि मैंने आपको पहले बताया पश्चिमोत्तानासन कैसे करना है, वो करेंगे, लेकिन हलासन के साथ। हलासन का भी तरीका है कि जब हम पैरों को ऊपर उठाते, जैसे अभी हम लोग ने देखा कि पूर्व हलासन में कैसे किया, उसी प्रकार दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और जितना संभव हो सके पीछे ले जाएंगे। अगर इतना ही जा रहे हैं इतना ही ले जाएंगे, और इतना ले जा सकते हैं तो इतना ले जाएंगे। फिर आगे की ओर पश्चिमोत्तानासन।
ध्यान ये रखना है कि जब हम पैरों को पीछे ले जा रहे हैं तो दोनों हाथ जमीन पे रहे, और जब वापस आ रहे हैं तब हाथों को उठाएंगे। अगर हम हाथ को ऊपर उठा के पैर पीछे ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर आगे पीछे भागता है, शरीर दाएं बाएं जाने लगता है और गर्दन में भी मोच आने की समस्या हो सकती है। इसीलिए जब हम करेंगे तो दोनों हाथों को इसी प्रकार जमीन से टिका के रखेंगे, पैर को जितना पीछे ले जा सकते ले जाएंगे, फिर आराम से सामने की ओर। ये सारे आसन जो है काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, और जितना आप करेंगे इसका अभ्यास 10 से 20 बार, आप देखेंगे कि इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके शरीर में एक्स्ट्रा जो फैट्स है वो तुरंत ही कम हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन आसनों को जो मैंने अभी बताया है, उन आसनों को आप अगर 10 से 15 मिनट भी कर लेंगे तो आपका, जैसे कहते हैं ना, सूर्य नमस्कार जो है अपने आप में पूर्ण होता है, वैसे ही ये सब कुछ आसन है जो अपने आप में पूर्ण है, जिसको करने के बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। योग बिहान के पश्चात आपको पुनः बताऊं कि हम बात कर रहे हैं सैन्य क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी हुई, और हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं श्री राम नरेश प्रसाद जी। जब आपने बताया महिलाओं के अवसर के बारे में, साथ ही जो कमीशन्ड ऑफिसर हैं, इसके अलावा अगर जवान में भर्ती होना चाहते हैं किस तरीके से अवसर मौजूद है, उसकी जानकारी आपने दी। जब हम सेना को ज्वाइन करते हैं ना, तो बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है, और कभी कभी बहुत जो उम्मीदवार हैं उनके मन में ये सवाल भी आता है कि अगर मैं सेना में ज्वाइन करूँगा ना तो मेरी ट्रेनिंग बहुत कठिन होगी, और कई बार तो लोग ट्रेनिंग के बाद वापस भी आ जाते हैं क्योंकि मुझसे ये नहीं होगा, ये भावना भी आती है। तो ये जो ट्रेनिंग का पक्ष होता है उसके बारे में बताएं, ये कितना अहम है और कैसे ये सेना का एक अहम अंग है। देखिए, प्रशिक्षण ट्रेनिंग हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। आप ट्रेनिंग के बिना तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब से जन्म लेते हैं और मरने तक ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग है, तो सेना में जाने के बाद हम ट्रेनिंग से क्यों घबराएं। वहाँ जब तक टफ ट्रेनिंग नहीं होगा तब तक हम दुश्मन के आगे कैसे टिक पाएंगे। ऐसा कहना है कि जो ग्राउंड में पसीना नहीं बहा सकता वो दुश्मन के सामने खून कैसे बहा सकता है। इसलिए टफ ट्रेनिंग दी जाती है और मेंटली इनको तैयार किया जाता है कि आपको जो है ना किस तरह से विषम परिस्थितियों में आप अपने देश के दुश्मन के साथ लड़ना है, कैसे मुकाबला करना है। तो वहाँ पे जो है टफनेस ही तो ज़रूरी है। जिस बच्चे को टफनेस नहीं मिलती है वो बच्चा जो है आगे कैसे बढ़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण के दौरान हर तरह की जो सेना में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे जो है ना उसमें जब ट्रेनिंग करेंगे तो आपके अंदर एक जो है बल आएगा। उस बल के माध्यम से सारा कुछ आपको करना है और एक आत्मविश्वास भी जगता है। जब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा फिर हम सेना में कैसे जो है अपने दुश्मनों के सामने टिक पाएंगे। तो ये आत्मविश्वास और सेल्फ रिस्पेक्ट ये दोनों ज़रूरी है, और ये जो है ट्रेनिंग के दौरान ये चीज़ें बताई जाती है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट आपका कैसे बढ़ेगा। और ऐसी नहीं है कि ट्रेनिंग सिर्फ जो है शारीरिक ही दी जाती है, यहाँ पर योगा की भी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे आपको मानसिक रूप से भी ऊंची स्थिति में ले जाया जाता है। तो यहाँ हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, हर प्रकार के कोर्सेस वगैरह, टाइम टू टाइम कोर्सेस वगैरह भी जो है इनको कराया जाता है। जी। तो जैसा कि बेहद अहम पक्ष आपने ये कहा कि जो ट्रेनिंग दी जाती है जब आपने सेवा ज्वाइन किया, तो एक अहम मकसद ये भी होता है कि एक अनुशासन आए जीवन में जो अहम है। इसके अलावा जो कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर जो विश्वास है, उसे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और सारी चीज़ें बाकायदा सेना में सिखाई जाती हैं। जब आप सेना को ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत सारी सुविधाएँ भी मिलती है। आपने देश के लिए अपनी सेवा दी है, इसे स्वीकारा जाता है, और बहुत सारी सुविधाएं सेना उन्हें मुहैया भी कराती है। मैं चाहूँगी आज हमारे दर्शकों को उन सुविधाओं के बारे में भी बताएं। अगर सेना ज्वाइन करते हैं तो क्या सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो यूनिफॉर्म है ना,
ये यूनिफॉर्म आप पहनते ही जो है ना अपने आप में सेल्फ प्राइड जगता है। बिल्कुल सही। और बाकी जो गवर्नमेंट सुविधाएं देती है वो तो देती ही है, उन सुविधाओं के बारे में अभी बताऊंगा मैं। पहली सुविधा तो ये है कि आपको मुफ्त में यूनिफॉर्म मिलता है, जी। कैंटीन फैसिलिटीज़ हैं, बिल्कुल। उसके अलावा जो है आपको अलाउंसेस वगैरह बहुत अच्छे हैं, प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। अब आप इस बात को सोचकर आप आश्चर्यचकित होंगी कि कमीशन लेने के बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल तक जा सकता है, यानी कि 9 पदों का प्रमोशन है। जैसे लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन के बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, thereafter कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, और एक तो और अभी पोस्ट क्रिएट हुआ है जिसको CDS बोलते हैं, है ना, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जो अभी मिस्टर अनिल चौहान जी हैं। तो ये तो प्रमोशन की सुविधाएं हो गई, जिसकी वजह से आदमी इधर अट्रैक्ट होता है। कैंटीन फैसिलिटीज़ तो है ही है, उसके अलावा आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी है। अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस भी है। उसके बाद आप फील्ड में जाते हैं तो फील्ड अलाउंसेस भी है। उसके अलावा फील्ड में जैसे आप जिस सिचुएशन पे जाएंगे वहाँ आपको खाने पीने की अलग अलग सुविधा, आप पीस में रहेंगे तो खाने पीने की अलग सुविधा है, आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो वहाँ पर खाने पीने की विशेष ध्यान दिया जाता है और विशेष आइटम जो है ना उनको प्रस्तुत किया जाता है। जी जी। तो बहुत विस्तार से आपने बताया कि एक तो सेना के जो विभिन्न क्षेत्र हैं जहां रोज़गार मिल सकता है उनके बारे में, इसके अलावा ट्रेनिंग का जो अहम पक्ष होता है उसके बारे में आपने जानकारी दी और साथ ही उन सारी सुविधाओं के बारे में बताया आपने जिसे सेना में ज्वाइन करने के पश्चात जो उसके अधिकारी हैं या जो काम करने वाले हैं उन्हें सेना मुहैया कराती है। और सबसे अहम बात मैं कहना चाहूँगी कि एक फ़ख्र कि मैं अपने देश की सेना का एक अभिन्न अंग हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज समय निकाल कर हमसे बातचीत करने के लिए। हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार आपका। और दर्शकों, हमने बातचीत की सैन्य क्षेत्र के में जो रोज़गार की संभावनाएं हैं उनके बारे में जाना। फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, पर आपको बताते चलूं कि अंतराल के पश्चात जब वापस आएंगे तो पुनः हम बातचीत करेंगे शिक्षा के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र के बारे में। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें, फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ DD बिहार पर। छोटे से अंतराल के पश्चात पुनः स्वागत आप सभी दर्शकों का। हमने जानकारी ली रोज़गार से जुड़ी हुई। जब हम रोज़गार की बात करते हैं तो शिक्षा का महत्व भी बड़ा अहम हो जाता है। जब एक नन्हा बालक अपने परिवार से, अपने माता पिता से शिक्षा ग्रहण करके विद्यालय का रुख करता है, फिर महाविद्यालय का रुख करता है, तो धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व निर्मित होता है। और यहाँ बहुत बड़ी भूमिका होती है शिक्षा की और शिक्षकों की। तो आइए आपको दिखाते हैं इसी विषय पर आधारित एक सॉफ्ट स्टोरी, शिक्षा के महत्व पर। आइए देखते हैं सॉफ्ट स्टोरी को। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का एक माध्यम है जो स्वयं सामाजिक विकास की प्रक्रिया में एक आवश्यक उत्पादन सामग्री का गठन करती है। शिक्षा एक ऐसा मजबूत हथियार है जो व्यक्ति और समुदाय दोनों को अद्यतन सूचनाओं से अवगत कराती है और उनके ज्ञान को समृद्ध करती है। आज दुनिया हर पल बदल रही है और यह बदलाव लोगों के सकारात्मक दृष्टिकोण, सोच और समझ के कारण ही संभव होता है। गुणवत्तापूर्ण जीवन या जीवन स्तर की समझ लोगों में विकसित होती है। शिक्षा ही हमारे सामाजिक विकास या प्रगति को परिभाषित करती है। शिक्षा हमेशा सामाजिक परिवर्तन से पहले आती है। परिवार सारा पढ़ गया, ए हमारी
इसके कारण लोगों की ज्ञान, कौशल, विचार, दृष्टिकोण और मौलिक सोच में परिवर्तन आती है। उनके जागरूकता में वृद्धि होती है और इस ज्ञानवान और जागरूक लोगों से ही विकसित और समृद्ध समाज का निर्माण होता है, जो किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ जो समाज विकसित है, वहाँ के लोग शिक्षा के महत्व को जानते हैं। वहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान की समुचित व्यवस्था होती है। वहाँ लड़कों के साथ साथ लड़कियों के शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कौशल प्रशिक्षण, नई तकनीक की जानकारी के साथ युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के माध्यम से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। लोग निर्णय लेने में भाग लेते हैं। उद्योगों, कृषि और अन्य व्यवसायों में लोग वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं, जो हमें आधुनिकीकरण की ओर ले जाता है। समाज में शिक्षा से महिलाओं का सशक्तिकरण संभव हुआ है। महिलाओं की सोच, समझ, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे हमारा समाज भी विकसित हो रहा है। अंत में हम कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के प्रभावशाली साधनों में से एक बन गई है। इसने विकास और परिवर्तन के लिए लोगों के आकांक्षाओं को प्रेरित किया है, जो अंततः उनके बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनने में मददगार साबित हुई है। इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से दर्शकों आपने जाना शिक्षा कितना अभिन्न अंग है हमारे जीवन का और किस तरह से शिक्षा के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, हम कौशल विकास कर सकते हैं और साथ ही जीवन के आर्थिक एवं व्यावसायिक पक्ष को भी मजबूत बना सकते हैं। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी आज की दूसरी मेहमान। हमारे साथ हैं श्रीमती प्रियंका पांडे जी। आप बहुत सारे लंबे अनुभवों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया है। आपने प्रिंसिपल के पद पर भी काम किया है, आपने एक शिक्षक का तौर पर भी काम किया है, आपने प्राइमरी क्षेत्र में भी काम किया है, प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनमें भी काम किया है और साथ ही टीनेजर्स बच्चों के साथ भी आप शिक्षिका के तौर पर लगातार काम करती रही हैं। यानी अपने ढेर सारे अनुभवों के साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज की दूसरी मेहमान श्रीमती प्रियंका पांडे जी। तो आइए स्वागत करिए हमारे आज की मेहमान का। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शिक्षा के महत्व पर जब हम बातचीत करना चाहते हैं तो जो एक शिक्षिका का जो दृष्टिकोण होता है वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो यहीं से शुरुआत करूंगी, कैसे देखती हैं शिक्षा के महत्व को आप? जी निहारिका जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और शिक्षा एक ऐसा विषय है जो जब से हम जन्म लेते हैं उसी समय से हमारे साथ जुड़ जाता है। हम अपने घर में शिक्षा लेते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बताया जाता है कि ये सही है, ये गलत है। फिर विद्यालय जाते हैं, जैसा आपने कहा, महाविद्यालय जाते हैं। और मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षिका के तौर पे मैं जब देखती हूँ बच्चों को, तो बच्चे का विकास मानसिक विकास से लेके केवल शारीरिक विकास नहीं, मानसिक विकास में शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और शिक्षा का महत्व समाज में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि समाज एक व्यवस्था है और समाज में हर तरह का कार्य होता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, मानवीय अमानवीय, हर तरह का कार्य होता है। और इसमें फ़र्क बतलाता कौन है? शिक्षा ही है जो इसमें फ़र्क बतलाती है कि क्या सही है मनुष्य के लिए और क्या गलत है। और हम शिक्षकों का दायित्व इतना बढ़ जाता है जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं। जब प्राइमरी सेक्शन में जब मैं बताती हूँ आपको, जब छोटे बच्चों को समझाते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस इज़ गुड फॉर यू, तो वो एक उनमें जो आत्मविश्वास देता है, वहीं से हमारा रोल शुरू हो जाता है। जी जी, एक बहुत बड़ी बात आपने कही जब शिक्षा के महत्व की आप बात कर रही थी, क्योंकि समाज का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षित व्यक्ति से ही शिक्षित समाज का निर्माण भी होता है। बिल्कुल।
आपने स्वीकारा भी कि शिक्षिका और शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत तो मैं महत्वपूर्ण। शुरुआत करूँगी ना नन्हे मुन्ने बच्चों से, जी, जी। क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत अलग तरीका अपनाना पड़ता जी, है, जी। उन्हें समझना, उनके तरीके से जी, समझाना। जी, जी। तो यहाँ क्या बताना चाहेंगी शिक्षकों की भूमिका जब हम नन्हे बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं? जैसे जब छोटे बच्चे एकदम प्ले स्कूल में हम जाते हैं, बच्चों को लेके प्ले स्कूल में जाते हैं, वहाँ डे केयर या किंडरगार्टन ऐसे स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ शिक्षिका ये जो होती हैं या जो हमारे जो स्टाफ होते हैं, वो एक हर एक बच्चे के लिए सेकंड मदर के तौर पे होती हैं। जैसे माएँ अपने बच्चों को संभालती हैं, करती हैं, शिक्षिका भी उसी तरह से उन बच्चों का देखभाल करती हैं, उनको समझाती हैं। उस दौरान हमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के भाषा में ही बच्चों को समझाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि उन्हें कभी खेल खेल में पढ़ाना पड़ता है। ऐसे अगर हम बैठ जाएं पेंसिल और ये लेके कि नहीं क्रेयॉन्स लेके कि बच्चे को ऐसे कर ले पढ़ाना खुद है, तो से, बच्चे जी। नहीं सीख पाएंगे। जी। लेकिन उसे कई सारी कहानियों को जोड़ के कुछ खेल खेल में ही बताते हैं, तो बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि उसको ग्रहण भी करते हैं, ग्रहण करते हैं। शिक्षकों की बातों को वो इस हद तक उनके मस्तिष्क में छप जाती है कि वो अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को खुद ही सही गलत बताने लगते हैं। क्योंकि होता ये है कि जो नन्हा बच्चा भी है जी, जब जी। स्कूल में जाता है ना, तो बहुत सारा समय उसका जो है शिक्षकों के साथ जी, ही बिल्कुल, गुजरता है। बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। बहुत ही गहरी छाप पड़ती है बिल्कुल, शिक्षकों बिल्कुल। की बच्चों के ऊपर भी, और बहुत सीखने का मौका भी मिलता है। तो यहाँ दायित्व तो बढ़ जाता है, दायित्व शिक्षकों बहुत का। बड़ा हो जाता जी है। जी। और अगर मैं नन्हे बच्चों से ऊपर आऊँ और टीन एजर्स की बात करूँ, जो संधि अवस्था में हैं, जिन्हें हम कभी बच्चा कहते हैं और कभी बड़ों की श्रेणी में भी शामिल नहीं करते हैं, तो उन्हें हैंडल करना, उनकी बातों को समझना, उन्हें सही डायरेक्शन देना, ये भी बड़ा ज़रूरी होता जी, है। बिल्कुल। यहाँ क्या सुझाव देना चाहेंगी आप? किशोरावस्था अपने आप में ना एक ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चों के मन में ना हज़ारों तरह की प्रश्न रहते हैं। उनके चारों तरफ एक ना तूफ़ान का बवंडर रहता है। उन्हें वो पूरी दुनिया गलत और खुद की सोच सही लगने लगती है। आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, आपसे उस समय मैं ये सोचती हूँ, मेरा मानना है कि बच्चों के किशोरावस्था में माता पिता शिक्षक बहुत शांति से बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें और सिर्फ एक शब्द एक वाक्य बोले हर रोज़ अपने बच्चों को कि बच्चे मुझे तुम में विश्वास है। ये जो ये वाक्य है विश्वास, बच्चे मुझे तुम में विश्वास है, ये उसको कहीं ना कहीं आप खुद में ट्रस्ट करने के लिए प्रेरित करता है और सही गलत का सोच डेवलप कर देता है। जब पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों में ट्रस्ट करने लगते हैं, बच्चों को हमारा काम है बताना सही गलत, और ये उनके मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना कि हाँ सही क्या है गलत क्या है, और ये हम अपने विश्वास के बदौलत ही कर पाते हैं। मैं आपको सुन रही थी प्रियंका जी, और मुझे लगा कि जो पंक्तियाँ आपने कही वो आपके अनुभव से आती है। जी बिल्कुल। और ये कहना बहुत अहम हो जाता है कि मुझे तुम पर विश्वास है। उसका फल ये मिलता है कि बच्चे हमसे खुलकर बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हर चीज़ हमसे साझा करते हैं जी। और तब हम उन्हें परेशानियों से बचा भी पाते हैं। बहुत। जब हम टीनेजर्स बच्चों की बात करते हैं या फिर किशोरावस्था से जो आगे की अवस्था आती है ना, वो आती है रोजगार की संभावना, करियर बनाने की बात होती है। अब यहाँ विरोधाभास शुरू हो जाता है। परिवार कुछ कहता है, बच्चा कुछ और चाहता है, और शिक्षक की भूमिका अहम हो जाती है। तो फिर इस पे सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि जो करियर बनाने का जो सवाल आता है, यहाँ शिक्षक कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है? जी, कैरियर बनाने का जहाँ तक सवाल है, उसमें स्टूडेंट्स के लाइफ में शिक्षक जो होते हैं वो एक काउंसलर के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर किसी के साथ अपने जीवन का समय व्यतीत करते हैं तो वो टीचर्स के साथ ही करते हैं। और हम टीचर्स हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनकी रुचि, उनके स्किल्स को हम पेरेंट्स से बेहतर जानने लगते हैं। अभी जब भी कभी स्कूल में पीटीएम होता है तो हम बताते हैं कि आपका बच्चा इस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो वो काउंसिल करके बच्चे को उसके
अपने रुचियों को समझाना, उसके अंदर की रुचियों को, उसके अंदर की खूबियों को निखारना और उसके स्किल्स को बढ़ा के डेवलप करना एक कैरियर के, एक रोजगार के माध्यम के तौर पे, ये शिक्षक की बहुत ही काउंसलर की एक भूमिका हो जाती है। हम लोग प्रायः देखते हैं कि परिवार में अगर हम किसी बच्चे को, किसी हमारे दोस्त हैं या कोई है, उनके बच्चे को देखते हैं तो हम भी अपने दिमाग में अपने बच्चों के लिए वो सपने बुनने लगते हैं, लेकिन अब ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पहुँच पाएगा या नहीं, या हमारे बच्चे की रुचि क्या है। हो सकता है बच्चे आर्ट्स में बहुत अच्छे हों, लेकिन हमारे लिए तो कैरियर इधर नीट है या फिर जेई है, या फिर हम देखते हैं कि उच्च पद के अधिकारी बने, लेकिन वो बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है। तो हम लोग एक काउंसलर के तौर पे बच्चे को ये दिखाते हैं कि बेटा आर्ट्स में या स्पोर्ट्स में या बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारा ये स्किल है। पेरेंट्स को भी हम काउंसल करते हैं, पेरेंट्स को भी समझाते हैं। फिर ये दोनों आपस में, जब टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट आपस में जब तालमेल बढ़ जाता है ना, तो एक बच्चे का कैरियर निर्माण करने में बहुत सुविधाएं होती हैं। प्रियंका जी, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो पहला जो कंसर्न आता है वो टेक्स्ट बुक से जुड़ी हुई शिक्षा, जो हमारा करिकुलम होता है, और इससे जुड़ा हुआ एक अंग है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो हमारे व्यक्तित्व का, बच्चों के व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है। और जब हम स्टूडेंट्स का जिक्र करते हैं या परिवार का जिक्र करते हैं तो कहीं कहीं ये एक बाधा के तौर पर भी देखा जाता है, अगर इतना खेल कूद करोगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करोगे तो पढ़ाई का क्या होगा। आप एक शिक्षिका हैं, बच्चों के साथ रहती हैं और उन्हें ग्रो करते हुए देखती हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहेंगे? मैं ना आपको बस एक वाक्य बताती हूँ कि कुछ भी हम ना जब सुनते हैं वो हम लोगों को याद हो जाती है, पढ़ते हैं वो भी याद होती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं ना तो वो हम लोगों को याद हो जाती है। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है ना कि बच्चे को प्रैक्टिकली बताते हैं हम। पढ़ा जैसे खेल खेल में पढ़ना हुआ, अगर कोई चीज़ हम बच्चों को याद करने के लिए कह दें 2 पेज का है, वो याद करते करते थक जाते हैं, वो उसमें मस्तिष्क में नहीं छपता है। लेकिन वही है साइंस में, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी चीज़ का, कोई हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो बच्चों को याद रह जाता है हमेशा के लिए। बचपन में जब हम ना पहाड़ा याद करते हैं, आप भी इससे मेरी बातों से सहमत होंगे कि जो वो 2 दूनी 4 हम लोग जो पढ़े हैं वो हम लोगों को हमारे प्रौढ़ावस्था के, हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन वही जब 2 1 2 2 2 4 बच्चे पढ़ते हैं तो एक एज के पास जाने के बाद भूलने लगते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ना ही बच्चों को एक मानसिक विकास देता है, सोचने का दायरा बढ़ा देता है बच्चों को। बच्चे और प्रैक्टिकल नॉलेज से बच्चे जितना सीखते हैं ना, वो उनको उम्र के हर पड़ाव पे याद रहता है, वो अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना वो बच्चे के स्किल्स को ढूंढ के और डेवलप करने में बहुत मदद करते हैं और साथ साथ बच्चों को बोरियत से बचाते हैं। और अभी क्या है ना कि ये अगर सोचना कि नहीं पढ़ाई करनी है, खेलकूद बहुत हो गया, इसको यहीं बंद करो, ये तुम्हारी पढ़ाई में, बच्चे कोई भी काम हम लगातार करेंगे तो बोर हो जाएंगे, वो फिर हम उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। तो कुछ देर का गैप लेने के लिए अपनी कोई भी एक एक्टिविटीज़ को ना अपने अंदर रखना चाहिए, जिससे आजकल का जैसा समाज चल रहा है, आप भी इससे सहमत होंगी कि यहाँ बहुत सारे बच्चे कम उम्र में किशोरावस्था में एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है। बच्चे अपना स्ट्रेस कैसे बर्स्ट करें? पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमारी दादी नानी सब रहती थी हमारे स्ट्रेस बूस्टर्स के तौर पे, लेकिन आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। सब अपने अपने रोल में अपना अपना रोल निभा रहे होते हैं। इसमें बच्चों के अंदर में कोई गेम, स्पोर्ट्स का आना, किसी म्यूज़िक का आना या किसी तरह के एक कला का आना उनके स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देता है। और एक बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह महत्वपूर्ण है, साथ ही अगर उससे हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं तो इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। और यहाँ जो ये एक्टिविटीज़ हैं वो कई मायने में फ़ायदेमंद भी होती हैं।
आपकी बहुत सी सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी जो बातें थी वो पेरेंट्स के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और हमने जाना शिक्षा के क्षेत्र को एक शिक्षिका के माध्यम से। हार्दिक धन्यवाद आपका जी। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकों, आज की बातचीत हमारे बिहार बिहान में बेहद अहम थी, इसलिए क्योंकि हमने दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की, एक तो शिक्षा और दूसरा सैनिक क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका हमसे जुड़ना, और जुड़ने का एक और तरीका है जिसके माध्यम से हम आपके विचारों से अवगत होते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके ईमेल्स की और आपके ख़त की। तो हमें ख़त भेजिए, हमें ईमेल भेजिए, बताइए क्या ख़ास देखना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, और इसके लिए नोट करिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। और अब बारी है हंसने मुस्कुराने की, गाने गुनगुनाने की। समझ गए हैं आप, जानती हूँ मैं, क्योंकि ये वक्त है सुरीले नगमों के साथ आपको छोड़ते जाने का। निहारिका को दीजिए अनुमति, पूरे दिन को एंजॉय ज़रूर करिएगा। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ निहारिका को इजाज़त दें और आप एंजॉय करिए सुरीले नगमों को। हैव अ वंडरफुल डे। नमस्कार। किसी मोड़ पे भी ना ये साथ टूटे, मेरे हाथ से तेरा दामन न छूटे। ला 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 ला। कभी ख्वाब में भी तू मुझसे न रूठी, मेरे प्यार की कोई खुशियाँ न लूटी।
अब न कहा तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा।